इस द्वीप के ऊपर कुछ इस तरह के श्रीलंकाई झंडे लटके हुए हैं, शायद आपको ये विज़िबल हो। ये श्रीलंकाई झंडे जिस जगह लगे हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये आइलैंड जिस पर श्रीलंका के झंडे लगे हैं और इतनी सारी बोट्स खड़ी हैं, कुछ तो हो रहा है। श्रीलंका के पास में इतनी सारी बोट्स, ये बोट्स हैं मछुआरों की। कहाँ से आए मछुआरे? तो भारत और श्रीलंका दोनों से आए हुए मछुआरे, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अपने-अपने झंडे लगा कर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये द्वीप असल मायने में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मैप पर अगर देखोगे तो ये लोकेट करना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत छोटू-सा द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलधारा है, इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। इस पाक स्ट्रेट के अंदर ये यहाँ पर स्थित एक द्वीप है। ये द्वीप कच्चा द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद रहा है। उस विवाद को आज हम समझेंगे, क्योंकि भारत में श्रीलंका की प्रधानमंत्री आई हुई हैं। 16 तारीख से 18 तारीख तक का उनका विज़िट है। कल तक वो यहाँ रहने वाली हैं और जब वो यहाँ आई हैं, तो भारत के गणमान्य लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो स्टालिन हैं, उन्होंने सरकार से डिमांड की है, भारत सरकार से, कि वो कच्चा तीवू द्वीप को लेकर के श्रीलंका से बातचीत करे और इस द्वीप को वापस ले। जब मैं ये लाइन बोलता हूँ वापस ले, तो एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या पहले भारत के पास ही था क्या? इसका जवाब है जी हाँ। 1974 तक ये भारत के पास था, उसके बाद से ये श्रीलंका के पास है। तो भारत से श्रीलंका जाने की इसकी यात्रा अपने आप में आज के सेशन में हम समझेंगे। जानेंगे कि तमिलनाडु जिस द्वीप को माँग रहा है, जो भारत का ही हिस्सा था, वो आफ्टर ऑल श्रीलंका गया कैसे? इस विवाद में फिलहाल क्या मोड़ एंड ट्विस्ट हैं? भारत ने किस तरह इन्हें ये दिया था, या फिर आज भारत इन्हें वापस ले सकता है या नहीं ले सकता? तमिलनाडु की मांग का क्या महत्व है? सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से इसे बिना संविधान संशोधन के पकड़ा कर भारत की राजनीति में आज तक एक विवाद खड़ा किया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दिवाली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ में दिवाली के अवसर पर हमारे एप्लीकेशंस अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर तमाम कोर्सेज पर सेल चल रही है। आप उसका लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल सेंटर भी उपलब्ध रहेगा। साथियों, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमर सूर्या भारत की यात्रा पर हैं और वो 16 से 18 तक भारत में रहने वाली हैं। भारत में उनके आगमन पर 16 तारीख को उनका वेलकम हुआ। विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होनी है। कुछ तस्वीरें विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई। मीडिया सेंटर के माध्यम से बताया गया कि आप यहां आकर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पार्टिसिपेट करेंगी, जैसे एनडीटीवी की एक वर्ल्ड समिट हो रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा चिंतन रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली के अंदर है, आप उसके अंदर शामिल होंगी। आप चूंकि वहां की एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इसलिए आप आईआईटी दिल्ली की विजिट पर भी जाएंगी, नीति आयोग की विजिट पर भी जाएंगी। इसके साथ साथ आप द हिंदू कॉलेज भी जाएंगी, क्योंकि भारत में रहते हुए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के द हिंदू से 3 साल के तक की मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, तो आप अपने कॉलेज भी जाएँगी। तो इस तरह की बातें पहले से ही डिक्लेयर हो चुकी थी। विदेश मंत्री से आपकी मुलाकात होती है और उसके बाद आप पहुँचती हैं हिंदू कॉलेज में, जहाँ से आपने कभी पढ़ाई की थी। तो अपने कॉलेज में पहुँच कर के फिलहाल अपने टीचर्स से, वहाँ पढ़ रहे बच्चों से आपने मुलाकातें की और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में हमेशा घर दफ्तर देशों के बीच में पुल बनवाएँ, दीवारें नहीं। और अपने कॉलेज में आकर इन्हें बड़ा अच्छा लगा। इस तरह से इन्होंने अपनी बातें कही। अपनी तरफ से अपने कॉलेज में वापस आकर जहाँ से आप पढ़ी हो, आज श्रीलंका में जाकर प्रधानमंत्री बनी हो, तो निश्चित ही ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। कॉलेज पहुँचना हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण होता है। जब आप जहाँ से पढ़े हैं और कुछ बन कर के अपने कॉलेज लौटते हैं, तो अपने गुरुओं के प्रति और अपने कॉलेज के प्रति मन में एक भाव होती है, एक श्रद्धा होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ सिग्निफिकेंट किया है अपने उस क्षेत्र के लिए जहाँ से हम निकल कर गए थे। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था वर्ष 1994 में। वर्ष 2019 में आप राजनीति में एंट्री की थी करती हैं और साथ में 2020 में पहली बार सांसद बन के 2024 के सितंबर में आप अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। आपकी यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके साथ-साथ ही फिर चर्चाएँ आगे निकलती हैं कि आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका जो है वो नीति आयोग की विज़िट करेंगी। इसी बीच में जो मुख्यमंत्री ऑफ तमिलनाडु हैं, उनकी तरफ से कच्चा त्रिविद द्वीप को वापस लेने को लेकर के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जाता है और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी, आप इस द्वीप को, ये चूंकि आई हैं, इनसे कहकर के वापस ले लीजिए। 1974 के अंदर बिना राज्य सरकार की अनुमति की प्रक्रिया के इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया था। आज श्रीलंका के मछुआरे बड़े परेशान हैं और इस जगह को वो वापस चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। स्टालिन साहब ने अपना लेटर लिखा, उसे ट्वीट के माध्यम से भी बताया कि उन्होंने क्या लिखा है। साथ ही साथ में उनके पत्र की हाइलाइट्स भी बाहर निकल कर के आई कि श्रीलंका को ये जो द्वीप है, ये तमिलनाडु को पूछ करके ही दे दिया गया, बिना पूछ करके ही दिया गया था। इसके साथ-साथ कुछ पुरानी
क्लिप्स भी हमें निकल कर के मिली जिसमें इनके पुराने ट्वीट्स जब मछुआरों को पकड़ा गया जो तमिलनाडु के मछुआरे थे और जो कच्चाद्वीप में पकड़े गए, तो श्रीलंका के नेवी के द्वारा तो उसके लिए उनको छुड़वाने के लिए आपने जब भी ट्वीट्स किए हैं, उनकी सारी की सारी जानकारी आज भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है कि तमिलनाडु लगातार इस बारे में माँग कर रहा है कि हाँ भई, कच्छातीवु जब भी भारत के मछुआरे जाते हैं, श्रीलंका वाले इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो हुआ एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि तमिलनाडु में जो सरकार है स्टालिन की, ये डीएमके सरकार है और डीएमके सरकार कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है। केंद्र में कांग्रेस को या फिर कहिए तो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी है। ये द्वीप जब दिया गया था, उस समय पर दिल्ली में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, तब कहा जाता है कि उस समय डीएमके का समर्थन था इंदिरा गांधी जी को और उस समय पर यह द्वीप श्रीलंका को दिया गया था। आज वही पार्टी सत्ता में है, लेकिन वो आज केंद्र सरकार से इसकी मांग करती है कि आप इस द्वीप को वापस लाइए। तो बार-बार जो यहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो एआईडीएमके हो या फिर बीजेपी तमिलनाडु के अंदर सक्रिय रूप से हो या केंद्र के अंदर जो एनडीए है, वो इस बात के रिप्लाई में पहले ये ज़रूर कहती है कि ये कांग्रेस के काल में दिया गया था और आपने इस चीज़ की सहमति दी थी, तो माँग हमसे किस आधार पर करते हो? खैर, फिलहाल पार्टियों का शासन है इसका मतलब नहीं है कि देश किसी और का हो जाएगा, देश सबका है। ऐसे में केंद्र से तो निश्चित ही माँग की जाएगी अगर हमारे देश के मछुआरे वहाँ परेशान होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से हमेशा इस द्वीप पर गए हुए मछुआरों को लेकर राज्य सरकारें माँग करती रही हैं, फिर चाहे वो एआईडीएमके की सरकार रही हो या फिर डीएमके की सरकार रही हो। अब थोड़ा कच्चातीवीबू का इतिहास जान लेते हैं। असल मायने में ये 285 एकड़ में बसा हुआ एक छोटा-सा द्वीप है। रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 17वीं शताब्दी के अंदर मदुरई के एक राजा हुआ करते थे रामनद। उनके जमींदारी कंट्रोल में ये आया करता था। उस दौर में यहाँ पर एक चर्च का निर्माण भी किया गया था और हजारों लोग इस चर्च में अपनी प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। तमिलनाडु और जाफना दोनों तरफ से मछुआरे जब इस क्षेत्र में मछली पकड़ने आते थे, तो यहीं रुका करते थे। ये एक चर्च है, जहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ये मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, तो ये द्वीप अंग्रेजों के अधीन चला गया और 1921 में, चूंकि अंग्रेजों के पास में श्रीलंका भी था और श्रीलंका उस समय सीलोन के नाम से जाना जाता था, तो उस समय पर ये वाला जो द्वीप है, ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था। अंग्रेजों ने इस द्वीप को सीलोन के खाते में लिख दिया, यानी कि श्रीलंका के खाते में लिख दिया। बस तब से ये सारा मामला शुरू हो गया। चूंकि भारत के राजा का ऐतिहासिक रूप से था, अंग्रेजों ने इसे श्रीलंका के पक्ष में लिख दिया, इसलिए जब देश विभाजित हुआ, तो भारत ने इसे वापस क्लेम किया क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी भारत के साथ थी। ऐसे में जब इसको विवादित मतलब विभाजन के रूप में भारत के साथ क्लेम किया गया, तो इस बात को लेकर श्रीलंका ने बार-बार डिमांड करी कि अंग्रेज इसे हमारा मानते थे, ऐतिहासिक रूप को क्लेम करके आपने इसे ले लिया, इसे हमें वापस दीजिए। 1974 तक ये विवाद चलता रहा। 1947 में सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से इसे हमने अपने साथ रखा, लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी जी ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया। यहां पर इसको लेकर के 2 बार मामले भी बैठे, बैठकें भी हुई, 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दिल्ली में, और इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट के आधार पर इस द्वीप को उठाकर श्रीलंका को सौंप दिया गया। मुसीबत क्या हुई कि इस द्वीप को सौंपते समय कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया। बस इतना कहा गया कि सरकार इसे विवादित जमीन मानते हुए श्रीलंका को सौंपती है। इस पर समझौते में यह बात मेंशन की गई कि भारतीय मछुआरे यहां पर जा सकेंगे, मछली पकड़ने का काम कर सकेंगे या नहीं, ये वाली बात पर कुछ भी नहीं कहा गया। भारतीय मछुआरे बस यहां जाकर जाल सुखा सकेंगे और आराम कर सकेंगे, बस इसलिए इस द्वीप का इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन यहां पर अगर चर्च में जाना होगा तो उन्हें बिना वीजा के ही परमिशन मिल जाएगी। इस तरह से एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसकी ये लाइनें हैं। आर्टिकल 5 ऑफ 1974 एग्रीमेंट प्रोवाइड्स that subject to the foregoing Indian fisheries and pilgrim will enjoy access to visit Kachativu as Hitato will not be required by Sri Lanka to obtain travel document or visas for these purposes। आराम करने के लिए यहां जाने की इजाजत दे दी गई कि आप जाइए, लेकिन मछली नहीं पकड़ पाएंगे। भारत सरकार इस कदम से पीछे नहीं हटी। इसके पीछे का एक बड़ा कारण बताया जाता है कि श्रीलंका में दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी उस समय श्रीमा बंडार नाइक, और श्रीमा बंडार नाइक और इंदिरा गांधी जी में बढ़िया मित्रता थी। दोनों महिलाएं थी और दोनों ही अपनी दृढ़ इरादों के लिए और एक तरह से आयरन लेडी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता था। उस समय यह कहा जाता था कि जिस तरह भारत में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, ऐसे ही बंडार नाइक भी लगाएंगी, और हुआ भी ये। बंडार नाइक ने जाते हुए 1980 में अपने बेटे के साथ मिलकर के इमरजेंसी का उपयोग किया श्रीलंका में। इसलिए श्रीलंका में यह लाइन बोली जाती थी कि पहले भारत उसके बाद श्रीलंका, यानी कि जो भारत में हुआ वैसा अब श्रीलंका में भी होगा। इसलिए बंडार नाइक को अब हटाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में इंदिरा सरकार हटी है, तो अब इन बंडार नाइक सरकार श्रीलंका से भी हटनी चाहिए। कुल मिलाकर के दोनों की मित्रता के चलते जो बॉन्डिंग थी भारत और श्रीलंका के बीच में, कहा जाता है कि उसके तहत इन्हें बिना किसी संविधान संशोधन के ये दे दिया गया। अब बड़ा सवाल है
जब बिना संशोधन के दे दिया गया, तो क्या इसको लेकर कोई विवाद नहीं हुआ? हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिकाएँ दायर हुई। लास्ट में अभी मैं इसका अपडेट सारा दूँगा, लेकिन सीधा लास्ट में पहुँचकर कहूँ तो इसमें स सरकार तक ने ये बात बोल दी कि अब उसे लेना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हमें युद्ध करना होगा। अब इस बीच की कहानी को फिर से हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं। समझौते हुए, समझौतों में ये कहा गया कि भारतीय मछुआरे मछुआरे जो हैं, वो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में नहीं जाएँगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में नहीं जाएँगे से क्या मतलब है? कि पानी से जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है ना, उधर तक श्रीलंका में पार भा मछली पकड़ने भारत के मछुआरे नहीं जाएँगे। तो फिर कच्छातीव द्वीप क्या केवल आराम करने जाएँगे? इस बात को लेकर के खूब विवाद हुआ। तमिलनाडु की विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करके सरकार के पास भेजा गया कि साहब आपने हमारा क्षेत्र कैसे किसी को दे दिया। इस बीच में श्रीलंका के साथ में कुछ ज़्यादा मसला था नहीं, क्योंकि 2009 तक खुद श्रीलंका लिट्टे से जूझ रहा था, इसलिए कच्चा तीवू का उपयोग बढ़िया से हो रहा था। धीरे-धीरे लिट्टे का जब खात्मा हुआ, उसके बाद में इस जगह पर श्रीलंकन नेवी ने अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना शुरू किया। श्रीलंकन नेवी ने इस क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों पर रोक लगाना शुरू किया। बीच-बीच में तमिलनाडु सरकार की तरफ से सरकार को लिख करके कि साहब अपना एरिया वापस लीजिए, क्योंकि नेवी परेशान कर रही है। इधर की तरफ से सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, सरकार की तरफ से दलील देते हुए कोर्ट के अंदर, कि अब तो इसे लेने के लिए हमें युद्ध ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा उस समय इसको पुरानी तरीके से दिया जा चुका है। इस बीच में राजनीति तब और गरमाई जब भारत विरोधी पार्टियों ने श्रीलंका में शासन किया। उनमें से एक तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे थे। उनका एक विवाद काफ़ी गहराया, जिसमें जिसमें उन्होंने टीवी चैनल पर बयान देते हुए ये कह दिया कि अगर भारतीय मछुआरे इस एरिया में आएँगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। ये बात काफ़ी ज़्यादा विवाद में आई। भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा से पहले ऐसा बयान आया था। इस बात को लेकर के खूब बवाल कटा कि भाई भारतीय मछुआरों को इस तरह से गोली मारने तक की नौबत आ गई है। इस बात को लेकर के स्टालिन लगातार भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जब-जब हमारे बीच में श्रीलंका से वार्ता हुई है, तो तमिलनाडु की तरफ से हमेशा एक पत्र आया है कि साहब केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि विदेश मामलों में वो श्रीलंका के सामने इस बात को रखे। लेकिन कच्चा त्रिभुज द्वीप को लेकर के भारत सरकार किसी भी प्रकार से अभी तक कोई सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाई है। बार-बार एक ही लाइन बोला जाता है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है इस पर काम कर रहा है। जब भी ये मामला उठाया जाता है ऐतिहासिक रूप से, चाहे कितनी भी बार हो, श्रीलंका हर बार भारत के मछुआरोों को गिरफ्तार कर लेता है। कुछ बार उन्हें रिहा कराया जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मछली पकड़ने पर उन्हें शूट भी कर दिया गया है। एक बार हमारी संसद में अनस्टार्ड क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया भी गया था कि साहब जरा बता दीजिए कि भारत ने उनके कितने मछुआरे पकड़े हैं और उन्होंने हमारे कितने पकड़े हैं और उन्होंने हमारे कितने मारे हैं। तो एक टेबल निकल कर आई जिसमें निकल कर के आया तमिलनाडु फिशरमैन अरेस्टेड बाय श्रीलंका अथॉरिटीज, हर साल उनकी संख्या इतनी है। इसके अलावा नंबर ऑफ इंडियन फिशरमैन डिजीज्ड ड्यू टू इंसिडेंट एट सी, तो उसके अंदर मरने वालों की संख्या भी कई बार हाई फार निकल के। भारत ने उनके कितने गिरफ्तार किए, उनके नंबर बहुत ही कम है। इसका मतलब श्रीलंका भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करता है। अब बड़ा सवाल ये है, साहब ये मछुआरे आफ्टर ऑल जाते ही क्यों हैं वहाँ पे? क्योंकि ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो खाड़ी वाला है, इसमें मछलियाँ बहुत हैं, समुद्री संसाधन बहुत हैं और ऐसे में समुद्री की संसाधनों को प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु से बड़ी मात्रा में मछुआरे उधर जाते हैं और उनके पास में पकड़ने के ट्रॉलर्स भी बड़े हैं, श्रीलंका से बड़े ट्रॉलर्स हैं। तो वहाँ से पकड़-पकड़ कर मछलियाँ लेकर आते हैं। तो सी फूड का अपना एक बाज़ार है और इसके चलते ये सारा मामला होता है। हालाँकि इस बारे में ये पूछा गया कि भारत सरकार ने कैसे उन्हें ये दे दिया, एक आरटीआई के अंदर जवाब में सरकार ने बताया कि इसे विवाद निपटाने के नाम पर के दे दिया गया। इस बात को लेकर के राजनीति खूब हुई। भारत केवल एक ही बात बोलता है कि वी आर इन रेगुलर कन्वर्सेशन। कुल मिलाकर कच्चा तीवू द्वीप का जो विवाद है, ये भारत सरकार ने एक तरह से अपनी तरफ से भलमनसाहत में दे दिया था। वापस लेने के नाम पर चूँकि दूसरा देश उस पर क्लेम करता है, भारत ने उसको अच्छाई की धारणा के तहत दिया था। अब चूँकि वहाँ से फिशरमैन्स को बहुत दिक्कत होती है, सरकार से क्लेम तो करवाने की कहा जाता है, लेकिन उस पर कुछ होता नहीं है। रेगुलर कन्वर्सेशन ही एक जवाब के रूप में मिलता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को कच्चा तीवू द्वीप का जो मसला है वो समझ आया होगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की जो सरकारें हैं, इन सरकारों का भी इसमें बहुत महत्व है? क्योंकि जिस समय जब ये सरकारें बनी थी, उस समय अगर ये डीएमके का जब शासन साथ में था कांग्रेस के, उस समय ये डिमांड की होती तो ऐसा नहीं होता, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस समय इमरजेंसी थी, तो डीएमके करता ही क्या, क्योंकि सरकार हटा दी गई थी? तीसरा ये भी हो सकता है कि आज केंद्र में एनडीए की सत्ता है लेकिन तमिलनाडु में नहीं है, इसलिए हो सकता है कि केंद्र सरकार इतना पेन ना लेता हो। जैसा भी आप सोचते हैं, सारी बात अपनी कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दिवाली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। दिवाली ऑफर्स के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन और बातें बाजार की एप्लीकेशन को अवश्य चेक करिए। धन्यवाद।